प्यारे बच्चों, कल हमने आपको बताया था वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। आज हम आपको बताते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्वैध विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन और अपचयन क्या है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव क्या है, इसमें संरक्षण क्या क्या होता है, विकृगंधता क्या है, और रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव, ऊष्मा क्षेत्रीय और ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। जैसे Fe सॉलिड होता है, CuSO4 ये कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट एक्यूरस होता है, इसलिए इसको AQ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसने क्या करा, ये जो Cu के साथ में SO4 है, ये SO4 कम क्रियाशील धातु है, तो ये इसका क्या कर देगा, विस्थापन कर देगा। विस्थापित होने के बाद में ये FeSO4 बना देगा और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमारी कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। एक और बात देखते हैं, इस अभिक्रिया में क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। अब बात करते हैं द्वैध विस्थापन अभिक्रिया। अब ये द्वैध विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। चलो मैं लिख देता हूं, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अब आदान प्रदान से दो यौगिकों के बीच कैसे होता है? जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट हमारा क्या होता है, एक्यूरस होता है, प्लस अब मैंने ले लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये भी हमारा एक्यूरस है। इससे ये एक यौगिक ये हो गए, एक यौगिक ये हो गया, कितने यौगिक हो गए, दो यौगिक हो गए। अब इनके आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो BaCl2 हम देखेंगे इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, तभी तो इन्होंने मिलकर यौगिक बनाया। इसी प्रकार Na पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। अब ये अपना आयनों का आदान प्रदान कर देंगे। जैसे Na2Cl बना देगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अगला, अब ये Ba इसने इस वाले आयन का आदान कर दिया, उस वाले को प्रदान कर लिया, ले लिया, तो एक दूसरा क्या बन जाएगा, हमारा दूसरा बन जाएगा BaSO4 वेरिडियम सल्फेट। क्लियर है? तो ये अभिक्रिया कहलाएगी द्वैध विस्थापन अभिक्रिया। द्वारा देखते हैं, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। दो यौगिक हैं Na2SO4, दूसरा यौगिक है BaCl2, इन दोनों के आयनों का आदान प्रदान कर दिया। तो एक तो इसने इसका विक्षेपण कर दिया, इसने इसका विक्षेपण कर दिया, और Na वाले ने ये वाला Cl2 ले लिया और Ba ने SO4 को। तो ये हो गया द्वैध विस्थापन अभिक्रिया। अब अगला पॉइंट है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन, तो बात करते हैं पहले उपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। उपचयन में ऑक्सीजन की तो क्या होगी, वृद्धि होगी, और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। जैसे C+O2 क्या बन गया, CO2। अब हम इसको देखते हैं, ऑक्सीजन की क्या, अब हम इसको देखते हैं, ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीजन की इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ पे O है, अब ये वाली जो अभिक्रिया होगी हमारी, ये होगी उपचयन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे O से मिलके क्या बन गया, CO2 मिलके बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और हाइड्रोजन इसमें है नहीं, तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया। अब बात करते हैं अपचयन। अपचयन में हाइड्रोजन की तो वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 से मिलके बन गया Cu। अब इसमें O जुड़ा हुआ था, तो यहां से O
निकल गया तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, और प्लस क्या बन गया, H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इसलिए क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। अब बात करते हैं, क्लियर है, दोबारा बता देता हूं, उपचयन और अपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगला है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। अब देखिए दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, हम आपने देखा होगा जब कोई लोहा Fe या आपके घर में सरिया है या कोई भी आयरन पदार्थ है, उसको आप वायु या आर्द्रता वाली नमी में रख देते हो तो उस वो संक्षारित हो जाती है, मतलब अर्थात संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, जंग लगना, इसको तो आप जानते ही हो। अब लेकिन ये जो जंग है ये कैसे लगती है, जब कोई धातु जब कोई धातु आर्द्रता, वायु या पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसके बाद धातु संक्षारित हो जाती है। जैसे लिख देता हूं, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी आदि के संपर्क में आता है तो वह धातु संक्षारित हो जाती है। देखिए कोई भी धातु है, मैंने कॉपर ले लिया, इसको जल के संपर्क में रखा, या वायु है, वायु में भी ऑक्सीजन होती है। अब जब ये ऑक्सीजन ये जल के संपर्क में मैंने रखा तो अब ये जो कॉपर है ये किससे क्रिया कर जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर वाष्पित कर देगा, अर्थात निकाल देगा। तो ये जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड, इसी को कहेंगे कॉपर पर जंग लगना या कॉपर संक्षारित हो गई। या दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, Fe है, Fe को मैंने वायु के संपर्क में रख दिया, O के या 2Fe ले लो, O2 ले लो, इसके संपर्क में मैंने रख दिया तो क्या बन जाएगा, 2FeO। तो ये भी क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा या संरक्षण कहलाएगा, या ये जो लोहा है इस पे क्या लग गई, जंग लग गई। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं विक्रगंधिता क्या होती है। विक्रगंधिता को सभी जानते हैं, नहीं जानते तो द्वारा हम बता देता हूं। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनके बाद स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे द्वारा में लिख के बता देता हूं, वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनके बाद स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। देखिए जैसे अब मैं आपको एक चीज बता दूं, विक्रगंध